आज हम लोग कर रहे हैं ये 13 मार्क्स के लिए आपका सीपीसी का सिविल प्रोसीजर कोड में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे इम्पोर्टेंट 20 वो आज हम लोग डील कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल है हमारा अपील, रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन के बारे में। ठीक है, बोल रहा है एक्सप्लेन अपील, रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन। ठीक है, तो ये चारों चीजें जो है कोर्ट सिविल में भी काम आता है और क्रिमिनल में भी काम आता है। ठीक है, ये चारों चीजें। तो सबसे पहला अपील क्या है? अपील का मतलब होता है हायर कोर्ट में जाना। ठीक है, हमेशा याद रखना ये जो अपील है आपका वो हमेशा हायर कोर्ट में होगा। ठीक है, लोअर कोर्ट के किसी ऑर्डर को, ठीक है, अगर हम मुझे लगता है ऐसा कि लोअर कोर्ट ने कुछ उसमें एरर किया है, ठीक है, या कुछ उसमें जो है कोर्ट ने मिस कर दिया, ठीक है, जिसके कारण आपके फेवर में फैसला नहीं आया। तो हायर कोर्ट में जब जाते हैं हम, लोअर कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट हम ऊपर के कोर्ट में जब जाते हैं तो वो कहलाता है अपील। ठीक है, चाहे वो कोई भी मामला हो, चाहे सिविल मामला हो या क्रिमिनल मामला हो, अगर लोअर कोर्ट के किसी डिसीजन से आप सेटिस्फाई नहीं हो, आपको लगता है कि वो ऑर्डर में कोर्ट ने कहीं ना कहीं एरर किया है, कुछ मिस्टेक किया है, या आपको लगता है कि आपके फेवर में आना चाहिए था, नहीं आया, ठीक है, तो किसी भी एरर के खिलाफ आप जो है अपील में जा सकते हैं हायर कोर्ट में। दूसरा है रिफरेंस। रिफरेंस भी हायर कोर्ट में ही होता है। ठीक है, लोअर कोर्ट जब किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ पर अटक जाता है, ठीक है, तो वो हाई कोर्ट को रेफर करते हैं वो मामला ऊपर के कोर्ट को। चाहे वो सेशन कोर्ट है तो वो हाई कोर्ट को अप्रोच करेगा, हाई कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेगा, मजिस्ट्रेट कोर्ट है तो वो सेशन कोर्ट को अप्रोच करेंगे। तो लोअर कोर्ट जब किसी मामले पे अटक जाता है ना, उनको लगता है कि यहाँ पे मेरे बस का नहीं है, ठीक है, तो वो ऊपर के कोर्ट से ओपिनियन लेते हैं कि सर मैं यहाँ पे क्या करूं, यहाँ पे थोड़ा मैं अटक गया हूं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेफरेंस लेना। तो लोअर ये रेफरेंस जो होता है वो हायर कोर्ट में होता है। लोअर कोर्ट जब किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे अटक जाता है तो वो हायर कोर्ट को रेफर करते हैं उनके ओपिनियन लेने के लिए। ठीक है, कि सर यहाँ पे मैं फंस चुका हूं, तो वो फिर उनको जो है मार्गदर्शन करते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए यहाँ पे। तो वही रेफरेंस कहलाता है। तीसरा है आपका रिव्यू। रिव्यू सेम कोर्ट में होता है। जब कोई कोर्ट कोई ऑर्डर पास करता है, ठीक है, और उसमें कुछ एरर हो या कुछ छूट गया हो, मिस हो गया हो, और सामने वाले पार्टी को लगता है कि नहीं कोर्ट को ये जो छूट गया है या जहां पे एरर हुआ है, कोर्ट को वापिस से देखना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कोर्ट का डिसीजन बदल जाए। तो जब आप किसी कोर्ट के फैसले को उसी कोर्ट में वापिस से बोलते हैं कि आप उस डिसीजन को वापिस से चेक करिए, रिकंसिडर करिए, तो ये कहलाता है रिव्यू। ठीक है, पुनर्विचार बोलते हैं इसको। तो कोई भी मामला जब सेम कोर्ट में वापिस से जाता है कि सर आपने यहाँ पे कहीं पे एरर किया है, आप इसको री इवेल्युएशन कीजिए, ठीक है, तो फिर वो जो कोर्ट रहता है उनको लगता है कि नहीं इस मैटर को रिव्यू करना चाहिए, तो वो करते हैं। हर मामले में रिव्यू नहीं होता है, हमेशा याद रखना। ऐसे में तो हर बंदा उसी कोर्ट के पास वापिस से चला जाएगा। ठीक है, तो जहां कहीं पे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ एरर हुआ है जिसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है, ठीक है, तो फिर आप उस मैटर को लेके उसी कोर्ट में रिव्यू में जा सकते हैं। लास्ट है आपका रिवीजन। रिवीजन कहाँ होता है? हाई कोर्ट में होता है। जब लोअर कोर्ट कोई प्रोसीजरल एरर करता है या जुरिस्डिक्शनल एरर करता है तो आप उसके ऑर्डर को, ठीक है, ऊपर के कोर्ट में रिवीजन में लगा सकते हैं। ये अपील नहीं होता है, क्योंकि अपील में जब आप जाते हैं तो कोर्ट पूरा प्रोसीडिंग देखता है, पूरा फैक्ट देखता है, मतलब सारी चीजें कोर्ट कंसीडर करती है। लेकिन रिवीजन में कोर्ट सारी चीजें कंसीडर नहीं करती। कोर्ट सिर्फ ये देखता है कि जुरिस्डिक्शन उनका परफेक्ट है और प्रोसीजर में कहीं 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 एरर तो नहीं है, बस ये दो चीजें देखती है। ठीक है, तो ये कहलाता है रिवीजन। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा है सवाल आपका सूट बाय और अगेंस्ट अनसाउंड माइंड, अनसाउंड पर्सन। ठीक है, ये बोल रहा है सूट बाय और अगेंस्ट माइनर एंड पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था जब कोई माइनर बच्चा होता है, अगर उसको किसी के ऊपर सूट फाइल करना हो, ठीक है, तो वो खुद से तो कर नहीं सकता, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो माइनर होता है, और 18 साल से कम का बच्चा जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता। तो जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो वो सूट कैसे लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता, करेक्ट। तो उसके बिहाफ में जो भी उसका केस लड़ेगा उसको बोला जाएगा नेक्स्ट फ्रंट।
ठीक है। 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि डिफाइन नेक्स्ट फ्रेंड, ठीक है। तो नेक्स्ट फ्रेंड कौन होता है? माइनर के बदले, ठीक है, जो भी उनका गार्डियन के तौर पर जो मैटर कोर्ट में लड़ेगा उसके मतलब फेवर में, उसको बोला जाता है नेक्स्ट फ्रेंड, ठीक है। तो नेक्स्ट फ्रेंड ही माइनर के सभी प्रोसीडिंग में रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हो गया प्लेंटिफ के तौर पर जब उनको केस करना हो। मान के चलिए जब कोई डिफेंडेंट माइनर हो तब, ठीक है। तो जब माइनर डिफेंडेंट होता है तो कोर्ट गार्डियन अपॉइंट करके देते हैं, ठीक है। और उस गार्डियन को गार्डियन एड लिटम बोला जाता है, ठीक है। जब प्लेंटिफ माइनर हो तो उसको जो गार्डियन मिलता है वो नेक्स्ट फ्रेंड कहलाता है। जब डिफेंडेंट माइनर हो तो उसको जब गार्डियन मिलता है तो उसको गार्डियन एड लिटम कहा जाता है, ठीक है। इसमें मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि माइनर के अगर ये जो भी माइनर होगा या अनसाउंड माइंड होगा, ठीक है, अगर उसको अपने स्तर पर, जैसे मान के चलिए मुझे अभी कोई मैटर नहीं करना है, ठीक है, और मेरा केस चल रहा है कोर्ट में, एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मुझे उसमें इंटरटेन करना है तो मैं 18 साल बाद उसमें इंटरटेन कर सकता हूं, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट ये बोलता है कि जब कोई माइनर बच्चा, ठीक है, या अनसाउंड माइंड का आदमी अगर वो इनकैपेबल है उस दरमियान, जिस दरमियान उसका कोर्ट में मैटर है, तो लिमिटेशन वहां से उसका शुरू नहीं होगा, ठीक है। लिमिटेशन जब शुरू होगा जब वो बंदा मेजर हो जाएगा या वो अनसाउंड माइंड जो व्यक्ति था वो सही हो जाएगा, ठीक है। 2 परिस्थिति में जो है आप वो मामला। म्यूट कर लो सर। ठीक है, ये है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट के अगेंस्ट में अगर कोई डिक्री पास होता है तो वो माइनर इस बात के लिए चैलेंज नहीं कर सकता कि जो मेरा गार्डियन था उसका मतलब इंटरेस्ट नहीं था मेरे मामले में, इसीलिए वो उसके फेवर में चला गया, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। कोई भी गार्डियन हो अगर माइनर डिग्री पास मतलब माइनर के फेवर में आता है तो अच्छी बात है, अगेंस्ट में आया तो आप ये नहीं बोल सकते कि जो गार्डियन था वो उसके फेवर में बात नहीं किया इसीलिए उसके अगेंस्ट आ गया, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता। जब माइनर मेजर हो जाता है तो वो चाहे तो सूट में एंटर कर सकता है, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट उनके मेजर होने तक का जो है वेट करता है। ऐसा नहीं है कि लिमिटेशन एक्ट उनका जो टाइम रहता है वो खत्म कर देता है, ऐसा नहीं, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था एक एग्जांपल में, कोई 15 साल का लड़का है, ठीक है, उसका गार्डियन जो है कोई और है और वो मैटर चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं अगर उसके गार्डियन ने कोई एक्शन नहीं लिया या कुछ ऐसा काम था जो नहीं किया, तो वो जो बच्चा था 15 साल का वो 18 साल होने के बाद भी वो मैटर में इंटरटेन कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो 3 साल का जो उसका गैप था वो लिमिटेशन के बाहर है, ठीक है। लिमिटेशन एक्ट बोलता है जब कोई माइनर है या कोई अनसाउंड माइंड है तो जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक उसका लिमिटेशन चालू नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसमें सारे सेक्शन वगैरह रूल वगैरह दिया हुआ है तो आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मेरा क्या था, मैं तो कॉपी करना था तो मैं कॉपी करके भर दिया हूँ, ठीक है। हम्म। ये सिविल, ये सिविल मामला है ना। तो हाँ, ठीक है। और ये हो गया सूट बाय और अगेंस्ट माइनर के कॉन्टेक्स्ट में। तीसरा है आपका क्रिएशन ऑफ ओनरशिप बाय एडवर्स पोजीशन, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा एडवर्स पोजीशन का मतलब, ये टॉपिक। एडवर्स पोजीशन का मतलब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी के संपत्ति पर, ठीक है, लगातार और खुले तौर पर कब्जा बनाए रखता है बिना असली मालिक के सहमति के, ठीक है, और कितने साल तक, 12 साल तक, ठीक है। तो अगर उसका जो असली मालिक है उस प्रॉपर्टी का समय रहते अपने हक के लिए कोर्ट में नहीं जाता है तो उसका हक उस प्रॉपर्टी से खत्म हो जाता है, ठीक है। वो हक किसको चला जाता है, जो उस पोजीशन पे है, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है एडवर्स पोजीशन, ठीक है। लेकिन एडवर्स पोजीशन के कुछ एसेंशियल्स हैं और कुछ एक्सेप्शन है, वो आपको देखना चाहिए। एसेंशियल क्या है, पोजीशन 12 साल तक होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर, आज 1 तारीख है, ठीक है, एक मान के चलिए 1 तारीख, 1 तारीख, और नहीं आज कितना तारीख है रियल में, 14 तारीख, ठीक है। 14 तारीख है, 9वां महीना है ना, 9वां महीना 2025,
ठीक है। अब यहां से एडवर्स पोजीशन शुरू हो गया, अब टोटल 12 साल तक, ठीक है। तो 12 इंक्लूड कर दो, तो मान के चलिए ये तो 14 हो गया, तो ये 13 हो जाएगा, ठीक है। 14 का 13, 9वां महीना और 25 में 12 जोड़ दो, ठीक है। ये हो गया 7, ये हो गया 3, 2037, ठीक है। 2037। अगर इन बिटवीन कोई भी बंदा उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जाता है, तो 13 तारीख को उसका एडवर्स पोजीशन का राइट मिल जाता है, ठीक है। अगर वो कोई बंदा 12 तारीख को केस कर देगा ना, ठीक है, कि वो प्रॉपर्टी मेरा है, एक दिन पहले, तो उसका एडवर्स पोजीशन नहीं लगेगा, ठीक है। तो एडवर्स पोजीशन के लिए डेट मेन, मतलब मेन है, जहां से उसका 12 साल शुरू होगा, ठीक है, पहली बात। दूसरा है, जो जिस प्रॉपर्टी पे वो बंदा रह रहा है, उस प्रॉपर्टी के ओनर को भी पता होना चाहिए, ठीक है, कि वो मेरे प्रॉपर्टी पे रह रहा है। ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं कि मेरे प्रॉपर्टी पे कोई है और ऐसे में कोई बंदा रह लिया, तो नहीं। एडवर्स पोजीशन का दूसरा रूल ये बोलता है कि आप डेट से 12 साल हो, अच्छी बात है, लेकिन वो बात ओनर को पता होना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या, तीसरा पीसफुल पोजीशन, आपको कोई रोक टोक नहीं किया गया, आपके साथ कोई गाली गलौज नहीं की गई, आप शांति से रह रहे हो वहां पे, ठीक है। तो तीसरा पीसफुल पोजीशन होना चाहिए। फोर्थ है लैक ऑफ लीगल एक्शन बाय रियल ओनर, ठीक है, आपके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन ओनर ने नहीं लिया था, ठीक है, ये भी मैंडेटरी होना चाहिए उसमें। और पांचवा है कंटिन्यूअस पोजीशन, आप लगातार रह रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 6 महीना रहे फिर चले गए, फिर 6 महीना बाद आए फिर रहने, ऐसा नहीं, कंटिन्यूअसली पोजीशन होना चाहिए। अगर ये पांचों चीजें फुलफिल हो रहा है, तभी एडवर्स पोजीशन का आपका जो है राइट वो क्रिएट होता है, ठीक है। इसके कुछ एक्सेप्शन है, कहां कहां एडवर्स पोजीशन रूल नहीं लगेगा। पहली बात, इफ द ओनर इज माइनर, अगर किसी प्रॉपर्टी का ओनर जो है वो बच्चा है, ठीक है, 18 साल से कम का है, तो ऐसे प्रॉपर्टी पे आप एडवर्स पोजीशन का क्लेम कभी नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, इफ द ओनर इज मेंटली अनवेल, अगर कोई प्रॉपर्टी है जिसका ओनर थोड़ा पागल है, ठीक है, आप उसके प्रॉपर्टी पे कभी भी एडवर्स पोजीशन का क्लेम नहीं कर सकते। तीसरा है, इफ द ओनर सर्व्स इन आर्म्ड फोर्सेस, अगर सैनिक में है कोई बंदा, तो आपको पता है सालों साल नहीं छोड़ते उनको, ठीक है। तो आर्म्ड फोर्सेज में है अगर कोई बंदा और उनका प्रॉपर्टी है कोई, तो उसके ऊपर एडवर्स पोजीशन का जो रूल है वो नहीं लगता है। पहले गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पे भी नहीं लगता था, ठीक है, एडवर्स पोजीशन, लेकिन बाद में आर्टिकल ये सेक्शन 25 में जो आपका ये है सीपीसी, उसके सेक्शन 25 में ये बताया गया कि अगर गवर्नमेंट लैंड पर भी, ठीक है, अगर कोई बंदा 30 साल से रह रहा है, तो उसके ऊपर एडवर्स पोजीशन का राइट उसका बन सकता है, ठीक है। तो आमतौर पर कितना है, 12 साल, अगर गवर्नमेंट तो 30 साल, ठीक है, ये सेक्शन 25 बोलता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन समन, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ इट्स सर्विस। समन का मतलब क्या होता है, समन का मतलब होता है बुलावा। बुलावा कौन करता है, कोर्ट, ठीक है। और कोर्ट कब करता है, कोर्ट तब करता है जब कोर्ट के सामने कोई ऐसा मैटर हो, ठीक है। बताता हूं, देखो, समन एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि कोई कोर्ट इशू करता है किसी पर्सन को जिसकी जरूरत कोर्ट को है। क्यों है, क्योंकि उसके नाम पर कोई मामला कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। उस समन में क्या क्या हो सकता है, कोर्ट का नाम हो सकता है, जज का नाम हो सकता है, डेट लिखा हो सकता है, टाइम लिखा हो सकता है, और किस दिन आना है उसको ये भी लिखा हो सकता है। यही होता है समन, ठीक है। ये हो गया समन। अब यहाँ पे बोल रहा है मोड्स ऑफ इट्स सर्विस, आप समन कैसे कैसे सर्व कर सकते हैं, कैसे कैसे सामने वाले को भेज सकते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कैसे कैसे कर सकते हैं, सबसे पहला है पर्सनली जाके, ठीक है। पर्सनल सर्विस बोलते हैं उसको, कि जो भी जिनको भी देना है वहां पे कोई बंदा जाएगा और उसके घर पे दरवाजा नॉक करके उसके हाथ में दे के आएगा, ठीक है। इसको बोला जाता है पर्सनल सर्विस। तो आप पर्सनल सर्विस भी कर सकते हैं समन का। दूसरा है सब्सटीट्यूट सर्विस। सब्सटीट्यूट सर्विस का मतलब क्या, कि पर्सनल सर्विस नहीं हो सकता है तो उसके अलावा कोर्ट के पास कोई ऑप्शन है क्या, तो उसके द्वारा किया जा सकता है। तीसरा है सर्विस बाय पोस्ट और कुरियर, आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं, कुरियर भी कर सकते हैं, उसका रिसिप्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और फोर्थ है
सर्विस बाय कोर्ट, कोर्ट भी अपने ऑफिसर को भेज के वो सर्विस करा सकता है। और लास्टली है सर्विस बाय वाया इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ठीक है, या तो आप व्हाट्सएप कर दें या ईमेल कर दें या जीमेल कर दें, ठीक है, आप इसके थ्रू भी समन भेज सकते हैं। लेकिन हालिया एक मामला था जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस जब किसी को समन भेजेगा तो वो व्हाट्सएप पे नहीं भेज सकता है, उनको पर्सनल सर्विस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यह हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल मैटर में कहा था, सिविल मैटर में आज भी आप मेल वेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है मोड्स, बोलिए ना। सिविल में सिविल में बेलीफ के थ्रू जाता है, क्रिमिनल में बेलीफ के थ्रू नहीं जाता है। क्रिमिनल में कोर्ट आपको समन देगा, आपको भेजना है तो आप भेज दो, नहीं तो पुलिस को दे दो, पुलिस दे देगा, ठीक है। दो रहता है उसमें। सिविल में, हाँ सिविल में होता है, ठीक है। आप कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि क्रिमिनल में नहीं हो सकता। लेकिन क्रिमिनल में ये होता है ना कि सामने वाला रहता है चतुर कि भाई फटाक से अपन ही कर देते हैं। कई बार तो जो एडवोकेट रहता है ना खुद ही भेज देता है उसको स्पीड पोस्ट करके, ठीक है। और कई बार ये होता है कि कोर्ट का आदमी भेज देता है, कई बार ये होता है कि क्या बोलते हैं उसको, ये पुलिस के जरिए करा देते हैं। तो क्रिमिनल में कुछ भी चलता है, और सिविल में आप अगर बेलीफ के थ्रू करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। मतलब सिविल में ये सारे मेथड हैं आपके पास कि आप पर्सनली भी जाके दे सकते हैं, कोर्ट को उसके अलावा कोई ऑप्शन है तो वो भी कर सकता है, बाय पोस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। या कोई ऑफिसर है कोर्ट का जो फ्री है जिसको बेलीफ बोलेंगे वो भी कर सकता है, या आप इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी कर सकते हैं, वाया ये फैक्स के थ्रू कर दो, मेल के थ्रू कर दो, ये भी परमिटेड है सिविल में, ठीक है। क्रिमिनल में अलाउ नहीं किया था सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन जुरिस्डिक्शन एंड इट्स टाइप, ठीक है। जुरिस्डिक्शन क्या होता है और वो कितने टाइप का होता है सिविल मैटर, सिविल केस में, सिविल सूट में, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सॉरी, जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है? जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र, ठीक है। मतलब किसी कोर्ट के पास कौन से मामले को सुनने का, किस मामले पर फैसला देने का कितना पावर है उनके पास, या कितना अथॉरिटी है, ठीक है, वही उनका क्या होता है, जुरिस्डिक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जुरिस्डिक्शन कितने टाइप का दिया हुआ है? 5 टाइप का दिया हुआ है। पहला है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जब कोई मैटर बॉर्डर के आसपास होता है तब उसमें डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि यार ये किसके उसमें जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर, नोएडा में कहीं पे लड़ाई होता है, ठीक है। अब लड़ाई में बंदा कहीं का भी हो सकता है, वो दिल्ली का भी हो सकता है और नोएडा का भी हो सकता है। तो अब मैटर कहाँ जाएगा? तो नोएडा जो रीजन है वो किस टेरिटरी में आता है, यूपी में आता है या दिल्ली में आता है? तो अगर वो यूपी में आता होगा, नोएडा का जो बॉर्डर है, तो वो यूपी गवर्नमेंट के यूपी कोर्ट के पास जाएगा, और नहीं तो दिल्ली कोर्ट के पास जाएगा, ठीक है। तो टेरिटोरियल का मतलब बाउंड्री बेस्ड जो लोकेशन होता है उसके आधार पर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बनाया जाता है, ठीक है। दूसरा है सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है? हर कोर्ट हर मैटर तो देख नहीं सकता, ठीक है। अभी आप क्रिमिनल कोर्ट में जाओ तो उनको बोलो कि मेरा एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, आप वो कर दो, मतलब ऑर्डर दे दो, दे देगा क्या? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो जो सब्जेक्ट मैटर है आपका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट, वो सिविल केस है और सिविल केस का सिविल कोर्ट है, ठीक है। तो आप क्रिमिनल में कैसे जा सकते हो? नहीं जा सकते ना, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर क्रिमिनल का नहीं है, ठीक है। तो सब्जेक्ट मैटर का सब्जेक्ट आपका जो टॉपिक है, जो जिसका आप ग्रीवेंस लेके कोर्ट में जा रहे हो, वो है किस चीज का। मान के चलिए कोई रेंट का विवाद है, तो आप क्रिमिनल कोर्ट में जा सकते हो क्या? नहीं, रेंट के लिए अलग है। एक मतलब एग्जांपल बता रहा हूं, कोई फैमिली डिस्प्यूट है, ठीक है, तो आप उसको ट्रिब्यूनल में लेके जा सकते हो क्या? नहीं लेके जा सकते। तो सबका अपना अपना एक सब्जेक्ट मैटर दिया है ना कि भाई आप फैमिली मैटर देखोगे, आप क्रिमिनल मैटर देखोगे, आप सिविल मामले देखोगे, आप डाइवोर्स के, मतलब ऐसा। तो ये होता है सब्जेक्ट मैटर। तीसरा है पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है? मॉनेटरी, वो कितना किसी को फाइन लगा सकते हैं, कंपनसेट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर, मैंने आप लोगों को बताया था जब अपन बीएनएसएस कर रहे थे, तो उसमें मैंने बताया था कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास 50,000 तक का जुर्माना लगाने का अधिकार है, बराबर। और यही मैंने बोला था कि सेशन कोर्ट के पास अनलिमिटेड है,
वो कितना भी फाइन लगा सकते हैं। फिर मैंने यही बोला था कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास अगर रहेगा तो उसके पास सिर्फ 10,000 लगाने का अधिकार है फाइन। तो ये क्या है? ये पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन कहलाता है। ये 10,000 से आगे नहीं जा सकते, वो 50,000 से ज्यादा नहीं लगा सकते। तो ये एक तरीके का जुरिस्डिक्शन हो गया ना उनके लिए। तो ये कौन सा जुरिस्डिक्शन हुआ? ये पेक्यूनरी हुआ, क्योंकि यहाँ पे पैसे का मामला है। ठीक है। फोर्थ है आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी मामला जिस कोर्ट को पहले जाता है। एग्जाम्पल फॉर, मेरे घर के पास मारपीट हुआ, ठीक है, तो मैं इस मामले को लेकर सीधा हाई कोर्ट जा सकता हूं क्या? नहीं जा सकता, क्योंकि मारपीट का मामला जो है 3 साल तक का सजा है उसमें। तो 3 साल तक के सजा के लिए कौन सा कोर्ट होता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, पहला कोर्ट। ठीक है, तो पहला कोर्ट है तो हमारा बोरीवली में है ना बाजू में, तो मैं उधर चला जाऊंगा। ठीक है, तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है? उस कोर्ट को उस पर्टिकुलर मैटर को देखने का पूरा अधिकार है। यही होता है उनका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अपेलेट जुरिस्डिक्शन। अपेलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है? कि कोई भी मामला जब लोअर कोर्ट में चल जाता है, ठीक है, और वहां पे अगर कोई सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो ऊपर के कोर्ट में जा सकता है। तो ऊपर का कोर्ट जो हो गया वो कौन सा हो गया? उसका जो हो गया वो अपेलेट जुरिस्डिक्शन हो गया। ठीक है, वहां पे आप डायरेक्ट नहीं आ सकते, वहां पे आप कैसे जा सकते हो? अपील में जा सकते हो। ठीक है, तो जिस कोर्ट में आप अपील के थ्रू पहुंचोगे वो कोर्ट अपेलेट जुरिस्डिक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5वां सवाल। अभी किसी को 5 सवाल में डाउट है? एक्सप्लेन अरेस्ट बिफोर जजमेंट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक टॉपिक समझेंगे, अरेस्ट बिफोर जजमेंट। अरेस्ट क्यों होता है? जब अरेस्ट, हमेशा याद रखना, कभी भी कोई कोर्ट किसी को अरेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है, या किसी को कोई कोर्ट जेल में नहीं रखना चाहता। ठीक है, उसको अरेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि कोर्ट में उसकी हाजिरी लग पाए। ठीक है, और किसी को जेल में इसलिए रखा जाता है ताकि ट्रायल में उसकी जरूरत हो तो उसको बुला सके। कोर्ट चाहे तो उसको अगले दिन ही बेल दे सकता है। ठीक है, कोर्ट के पास इतना पावर होता है, लेकिन वो नहीं देते हैं कि अगर मैं बेल दे दूं और पता चले वो कल को नहीं आ रहा है, ठीक है, तो फिर जो प्रोसीजर था उसको इफेक्ट होगा ना उससे। समझ रहे हो? तो ये मसला हो जाता है। तो इसीलिए कोर्ट किसी को अरेस्ट करने का जो है ऑर्डर जारी कर देता है। जजमेंट से पहले किसी को अरेस्ट करना ताकि उसका प्रेजेंस कोर्ट में सुनिश्चित हो पाए, इसीलिए अरेस्ट किया जाता है। ठीक है, अगर मान के चलिए कोई मैटर चल रहा है कोर्ट में, सिविल डिस्प्यूट है और उसमें किसी ने चीटिंग किया था या कुछ भी ऐसा किया था जिसमें कोर्ट को लगता है कि अगर जजमेंट जो है, प्रोसीजर जो है चलाना है, तो उस बंदे की कोर्ट में हाजिरी जरूरी है, और कोर्ट को ऐसा लगे कि वो बंदा भाग सकता है, एब्सकॉन्ड हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट उसको अरेस्ट करने का ऑर्डर दे सकता है। कोर्ट सिविल मैटर में 99.99% किसी बंदे को अरेस्ट नहीं करता, ठीक है, लेकिन कोई ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाते हैं जहां पे ऐसा लगता है कि अगर उसको अरेस्ट नहीं किया गया तो वो जो है उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करके निकल जाएगा, या वो बंदा खुद ही भाग जाएगा पोजीशन छोड़ के। ठीक है, जिससे वो जो जजमेंट देने वाले हैं कोर्ट, उसके ऊपर इफेक्ट गिरेगा। ठीक है, तो इस परिस्थिति में कोर्ट जो है अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देता है। तो यही होता है अरेस्ट बिफोर जजमेंट। नेक्स्ट है इसी में अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। अटैचमेंट क्यों करता है? अटैचमेंट का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी को सीज कर लेना। ठीक है, अब कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, एग्जांपल फॉर, मेरा कोई प्रॉपर्टी था मलाड में, मैंने भाड़े पे चढ़ाया था, अब मेरा भाड़ोत्री न रूम खाली कर रहा है न मेरा पैसा दे रहा है। ठीक है, अब मैं वो जो है उसको रूम से हटाने के लिए कोर्ट में सूट फाइल किया। अब कोर्ट में वो मैटर चल रहा है। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल देता हूं, मेरा तो प्रॉपर्टी भी है, ठीक है, और मेरा भाड़ा भी नहीं आ रहा है, तो नुकसान तो मेरा है। और कल को पता चला मैंने सूट फाइल किया और इधर ये प्रॉपर्टी बेच के भाग गया, नुकसान किसका होगा? मेरा होगा, बराबर। तो मेरा नुकसान होगा तो मैं कोर्ट को क्या बोलूंगा कि सर सबसे पहले प्रॉपर्टी को सीज कीजिए, जब तक मैटर सॉल्व नहीं होता है तब तक वो प्रॉपर्टी को छू ना पाए, नहीं तो ऐसा पता चला कि इधर मैटर चल रहा है उधर बेच के भाग गया। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट उस प्रॉपर्टी को अटैच कर लेता है, सीज कर देता है। ठीक है, तो यही होता है अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। फिर जब जो फैसला आएगा कोर्ट के द्वारा वही अमल हो जाएगा। ठीक है, 7वां सवाल है हमारा अबेटमेंट ऑफ सूट ऑन डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टीज। ठीक है, टू द सूट।
अबेटमेंट का मतलब क्या होता है? इंड हो जाना, खत्म कर देना, रोक देना, ठीक है। और ये कब होता है? जब मान के चलिए मैंने कोई सूट फाइल किया कोर्ट में, ठीक है, और मैं मर गया, तो अब मेरा मैटर कौन आगे चलाएगा? कोई तो चलाने वाला होना चाहिए ना। अब मैटर कोई चलाने वाला ही नहीं है तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट उस केस को वहीं पे बंद कर देगा, इंड कर देगा, ठीक है, समझ रहे हो। ऐसे ही किसी व्यक्ति का अगर शादी हो जाता है और वो कहीं और चला जाता है तो भी कोर्ट, अगर कोर्ट को लगता है कि सामने वाला पार्टी नहीं आ रहा है और कोर्ट को ये नहीं पता है कि उसकी मैरिज हो गई है, ठीक है, लेकिन कोर्ट में नहीं आ रहे हैं तो कोर्ट उस मामले को खत्म कर देगा, अवेट कर देगा। इसी तरीके से कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है, मतलब गरीब हो जाता है और वो कोर्ट में नहीं आ पाता है या कोर्ट में खर्च करने के लिए वकील के पास पैसा नहीं रहता उसके पास, तो ऐसे परिस्थिति में भी कोर्ट उसका मैटर खत्म कर देता है, इंड कर देता है, ठीक है। यहाँ पे इंड करने से पहले अगर कोई पार्टी का लीगल हियर है, उसका बच्चा जिंदा है या कुछ है, तो वो 90 दिनों के भीतर कोर्ट में जाके एप्लीकेशन कर सकता है कि सर मैं इसका लीगल हियर हूँ, ठीक है, और मैं इस मैटर को आगे चलाऊंगा। अगर डिजीज्ड का कोई भी लीगल हियर कोर्ट में 90 दिनों के भीतर जाके एप्लीकेशन लगाता है कि मैं इस केस को आगे बढ़ाऊंगा, तो कोर्ट फिर उसको अवेट नहीं करेगा, मामला चलने देगा। अगर 90 दिनों के भीतर कोई नहीं आता है तो कोर्ट उस मामले को अवेट कर देगा, खत्म कर देगा। 8वां सवाल क्या बोलता है? एक्सप्लेन इन डिटेल रिटर्न स्टेटमेंट, काउंटर क्लेम एंड सेट ऑफ, ठीक है। तो आप लोगों को बताया था मैंने जब हम लोग शुरू में इसका वो कर रहे थे, ठीक है, डिटेल में, तो उसमें मैंने बताया था जब कोई भी प्लेंटिफ सूट फाइल करता है कोर्ट में, ठीक है, तो सामने वाले को कोर्ट जो है समन करता है, ठीक है, कि भाई तुम्हारे खिलाफ सूट फाइल हुआ है, तुम अपनी बात रखने के लिए कोर्ट में आओ, ठीक है। तो वो बंदा कोर्ट में जब आता है तो ऐसे मुंह उठा के तो आएगा नहीं, ठीक है। वो सूट, जो सामने वाले ने जो सूट फाइल किया है उसका एक प्रति, एक कॉपी जो है समन के साथ किसको जाता है? डिफेंडेंट को। तो डिफेंडेंट को अपनी बात रखने के लिए कोर्ट में आना होता है, ठीक है। तो जब डिफेंडेंट अपना एक फॉर्मल रिप्लाई कोर्ट को देता है, ठीक है, प्लेंटिफ के प्लेंट के रिस्पॉन्स में, ठीक है, हमेशा याद रखना। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि मान के चलिए मैंने किसी प्रॉपर्टी के लिए सूट फाइल किया, ठीक है, तो सूट फाइल किया तो स्वाभाविक है कि सामने वाले को कोर्ट समन करेगा। तो सामने वाले को कोर्ट समन करेगा तो समन में लिखा होता है कि भाई तुम्हारे खिलाफ ऐसा ऐसा जगह पे सूट फाइल हुआ है, ये सूट का जो है पूरा फैक्ट और प्रिस्क्रिप्शन है, ठीक है, डिटेल है। अब वो जो सामने वाला है वो रिप्लाई देने के लिए आएगा, तो वो रिप्लाई जो फाइल करेगा ना अपना, वो ऐसे नहीं है कि मुंह से बोल के देगा, ठीक है, वो एक फॉर्मल रिप्लाई देता है, लिख के देता है रिटर्न में, ठीक है। और उसमें वो चीजें रहती हैं जो प्लेंटिफ ने क्लेम किया होता है उसके डिनायल में होता है, ठीक है, रिस्पॉन्स में, कि भाई जैसे मैंने बोला कि वो प्रॉपर्टी मेरा है, ठीक है, तो वो सामने वाला जब रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा तो बोलेगा वो उसमें कि सर ये झूठ बोल रहा है, ये इसका प्रॉपर्टी नहीं है। तो जो मैंने प्लेंट में बोला है उसको डिनाई करना है किसको? डिफेंडेंट को, ठीक है। और यही डिफेंडेंट जब वो डिनायल वाला अपना मतलब स्टेटमेंट कोर्ट में देता है, रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है, तो वही कहलाता है रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये जो है आपका रिटर्न स्टेटमेंट एक फॉर्मल रिप्लाई होता है जो डिफेंडेंट प्लेंटिफ के प्लेंट के रिस्पॉन्स में, ठीक है, कोर्ट के सामने सबमिट करता है। समन मिलने के 30 दिनों के भीतर, ठीक है, डिफेंडेंट को अपना रिप्लाई फाइल करना होता है। रिप्लाई का मतलब रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना होता है, ठीक है। किसी किसी कंडीशन में वो बंदा अगर नहीं आ पाता है 30 दिनों के भीतर अपना रिप्लाई फाइल करने, तो कोर्ट उसको 90 दिनों तक, ठीक है, डेज जो है एक्सटेंड करके दे सकता है। ये हो गया आपका रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा है आपका इसमें क्वेश्चन, ये काउंटर क्लेम। इसमें एक चीज और याद रखना, रिटर्न स्टेटमेंट में मैंने वैसे भी पहले बोल दिया है, रिटर्न स्टेटमेंट में जो प्लेंटिफ ने क्लेम किया है, ठीक है, डिफेंडेंट को बस उसमें डिनाइल करना है, ठीक है, कि भाई हाँ ये चीज है या नहीं है, वो चीज है या नहीं है, ठीक है। अगर आपने उस पर्टिकुलर चीज को डिनाई नहीं किया अपने रिटर्न स्टेटमेंट में, तो कोर्ट ये मान के चलेगा कि आपने सारा एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। एग्जाम्पल को पता होगा जब सूट फाइल होता है तो क्रमबद्ध तरीके से होता है, ठीक है। जैसे 1 नंबर पे आपने कुछ लिखा, 2 नंबर में कुछ लिखा, 3 नंबर में होता है ना सीरियल वाइज, तो आपको हर एक चीज का रिप्लाई देना है।
अगर उन्होंने 4 नंबर में कुछ ऐसा लिखा है और आपने 4 नंबर को डिनाई नहीं किया अपने रिटर्न स्टेटमेंट में, तो कोर्ट ये मान के चलेगा कि 4 नंबर का जो क्लॉज प्लेंट में है वो सामने वाला एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जो रिटर्न स्टेटमेंट होता है वो प्लेंटिफ के प्लेंट के अपोज में होता है। ठीक है, उसके रिस्पॉन्स में होता है, उसको डिनाई करने के लिए होता है। ठीक है, अगर आप पर्टिकुलर क्लॉज उसमें छोड़ दिए, उसको आपने डिनाई नहीं किया, तो कोर्ट फिर आपकी बात नहीं सुनेगा। कोर्ट ये मान के चलेगा कि आपने उसको एक्सेप्ट किया था। ठीक है, तो ये है रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में। दूसरा है आपका काउंटर क्लेम। ठीक है, काउंटर क्लेम क्या होता है? काउंटर क्लेम एक क्रॉस सूट होता है। ठीक है, जो डिफेंडेंट एक ही, जैसे मैं रिप्लाई फाइल करने वाला हूं, ठीक है, तो मैं उसी में एक एप्लीकेशन लगा दूंगा, किसके अगेंस्ट? प्लेंटिफ के अगेंस्ट। ठीक है, अगर मुझे कोई रिलीफ लेना होगा या मेरा भी अगर कोई नुकसान हुआ रहेगा उस मामले में, ठीक है, जिसमें प्लेंटिफ ने हमारे ऊपर किया है, ठीक है, तो मैं उसी में एक एप्लीकेशन फाइल करके वो जो डैमेजेस है मेरा, मैं क्लेम कर सकता हूं। ठीक है, मुझे उसके लिए अलग से कोई एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही होता है काउंटर क्लेम। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। ए जो है बी के ऊपर सूट फाइल करता है, ठीक है, 5 लाख रुपए के लिए, कि भाई इसके साथ मैंने एक एग्रीमेंट किया था, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, और कॉन्ट्रैक्ट में जो है मेरा नुकसान हो गया 5 लाख का। ठीक है, तो मैं वो 5 लाख क्लेम करने के लिए सूट फाइल किया हूं। ये मानना है ए का। ठीक है, बी उसी केस में जब उसका रिप्लाई देने वाला था मिस्टर बी डिफेंडेंट ना, तो मिस्टर ए के सूट का रिप्लाई तो देगा ना वो, तो उसने रिप्लाई में ही एक एप्लीकेशन साथ में ऐड कर दिया कि इस कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच से मेरा भी 3 लाख का नुकसान हुआ है। ठीक है, तो मुझे भी उससे चाहिए। अगर उसका 5 लाख का नुकसान है तो मेरा भी तो उस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच से 3 लाख का नुकसान है, फिर वो कौन देगा? तो वो उसी एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन लगा देता है काउंटर क्लेम का कि भाई मेरा भी 3 लाख इसके ऊपर बकाया है, इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरा भी नुकसान हुआ है। ठीक है, तो ये होता है आपका काउंटर क्लेम। तीसरा है आपका सेट ऑफ। सेट ऑफ क्या है? सेट ऑफ एक डिफेंस है। यहाँ पे आपने काउंटर क्लेम में क्या किया? आपने एक एप्लीकेशन ऐड कर दिया, ठीक है, काउंटर क्लेम के लिए। लेकिन सेट ऑफ में क्या होता है? सेट ऑफ में एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने बोला कि मैंने सूट फाइल किया कि सामने वाले के ऊपर मेरा 1 लाख रुपए है, बाकी है। ठीक है, सामने वाले कोर्ट को बोलता है कि सर मैंने उसका 60,000 रुपए दे दिया था, मेरे पास रिसीविंग भी है, तो वो 1 लाख क्यों मांग रहा है? ठीक है, तो कोर्ट जो है दोनों की बातें देखेगा, दोनों का एविडेंस देखेगा, और अगर पता चलता है कि हाँ इसने सही में 60,000 रुपए दे दिया था, तो वो जो बाकी का अमाउंट है वो सेट ऑफ हो जाएगा। सेट ऑफ का मतलब 40,000 बाकी रहेगा, तो उसको देके मामला खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सेट ऑफ क्या है? सेट ऑफ एक डिफेंस है जो डिफेंडेंट को प्लेंटिफ के ऊपर कोई क्लेम करने, ठीक है, या कोई पैसा वगैरह अगर उसका बकाया है उसके ऊपर, तो कोर्ट में बोल के वो पैसा को रिड्यूस करा सकता है, वो अमाउंट को, ठीक है, या बराबर करा सकता है कि भाई उसने 60,000 लिया था, मेरा भी उसने 60,000 लिया है, बराबर हो गया। ठीक है, तो कोई ऐसा अमाउंट है जो सेट ऑफ करना है कोर्ट में, तो आप इसके लिए कोर्ट में अर्जी मतलब बोल सकते हो ऐसे ही, उसके लिए आपको सेपरेट एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, काउंटर क्लेम जैसा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर ए ने बी के ऊपर केस किया 1 लाख रुपए के लिए, ठीक है, और बी ये कोर्ट में साबित करता है कि 60,000 रुपए मैंने उसको दे दिए हैं। ठीक है, तो उसका बाकी कितना रहा? 40,000। तो कोर्ट बोलेगा भाई 40,000 रुपए देके सेट ऑफ करो, मतलब मामला खत्म करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन इन डिटेल प्रोडक्शन, इंपाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो ये ऑर्डर 13 रूल 1 एंड 2 में बताया गया है सिविल प्रोसीजर कोड में। इसमें यह बताया कि अगर कोर्ट को कोई डॉक्यूमेंट ऐसा लगेगा कि ये जरूरी है, तो कोर्ट उसको बोल सकता है कि भाई प्रोड्यूस करो। ठीक है, तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो आप कोर्ट में सबमिट करते हो, तो उसको बोला जाता है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये कैसे किया जाता है? एट और बिफोर सेटलमेंट ऑफ इशू ईच पार्टी मस्ट प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट रिलाइड अपॉन। तो ये तो जो पार्टी कोर्ट में जिसका मैटर है वो अपने रिलेटेड जो भी उसके पास एविडेंस रहेगा वो तो कोर्ट में जमा ही करेगा। करेक्ट, तो ये हो गया आपका प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, दूसरा है आपका इसमें इंपाउंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, इंपाउंडिंग डॉक्यूमेंट। तो इंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है?
इम्पाउंडिंग का मतलब होता है कोर्ट को किसी डॉक्यूमेंट में कोई ऐसा लगता है कि यार इसमें कुछ कमी है, ठीक है, या कोर्ट को लगता है कि ये फॉर्ज्ड है, या कोर्ट को लगता है कि उसमें कुछ सस्पिशन है कोर्ट को, ठीक है, या कोर्ट को लगता है कि ऐसा डॉक्यूमेंट ये आगे भी काम आने वाला है प्रोसीडिंग में, तो वैसे सारे डॉक्यूमेंट कोर्ट अपने पास जमा रख लेते हैं, ठीक है, इसी को बोला जाता है इम्पाउंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। प्रोडक्शन का मतलब जो जरूरी है वो कोर्ट आपसे मंगवा लेगा, प्रोड्यूस करा लेगा। इम्पाउंड का मतलब जो कोर्ट को लगेगा कि ये जरूरी है आगे के मामले में, या कोर्ट को लगेगा कि इसमें कुछ फर्ज किया गया है, या कोर्ट को लगेगा कि कुछ सस्पिशन है इस डॉक्यूमेंट में, तो कोर्ट उस मैटर को अपने पास रख लेगा, ठीक है। और तीसरा है रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट। रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है कि भाई कोई भी डॉक्यूमेंट जब मामला खत्म हो जाता है तो कोर्ट में डॉक्यूमेंट रख के क्या होगा, कोई मतलब नहीं है ना, तो कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को रिटर्न कर देता है। तो उसके लिए आपको जो है सर्टिफाइड एप्लीकेशन करना होता है कि भाई पूरा डॉक्यूमेंट मेरा जो था एप्लीकेशन करके आप वो डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, ठीक है। इसके लिए फिर आपको जो है एक रिटर्न में एप्लीकेशन देना पड़ता है, फिर आपको सारा डॉक्यूमेंट रिटर्न हो जाता है। कोर्ट प्रोसीडिंग के दरमियान भी अगर कोर्ट को लगता है कि ये सारे डॉक्यूमेंट की अब जरूरत नहीं है, तो कोर्ट आपको सामने से भी रिटर्न कर सकता है, लेकिन सामने से बहुत कम रिटर्न करते हैं। आपको उसके लिए एप्लीकेशन करना पड़ता है कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल थे उसमें, अब मैटर डिस्पोज हो गया है तो मेरा जो भी डॉक्यूमेंट है वो रिटर्न कर दिया जाए, ठीक है। तो आप जो भी ओरिजिनल पार्टी रहेगा जिसका डॉक्यूमेंट रहेगा उसमें, वो जो है रिक्वेस्ट करके रिटर्न ले सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट। 9वां सवाल। 10वां सवाल है एक्सप्लेन इंजंक्शन एंड इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर, ठीक है। इंजंक्शन और इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर दोनों सेम ही है लेकिन थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। इंजंक्शन का मतलब होता है किसी को कोई काम करने से रोकने के लिए, रिस्ट्रेन करने के लिए, ठीक है। और ये जो है अगर किसी के खिलाफ पास हो गया तो उसको वो काम रोकना ही पड़ेगा, प्रोहिबिट कर देता है कोर्ट, ठीक है। स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बोल देता है कि तुम ऐसा, जैसे अगर मान के चलिए कोई घर बना रहा था, ठीक है, कोर्ट ने इंजंक्शन लगा दिया कि तुम घर नहीं बना सकते, अब हो गया, रुक गया, वो घर बनाना रुक गया, स्टेटस को लगा दिया, जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो इंजंक्शन का मतलब होता है किसी को रिस्ट्रेन करना, रोकना, ठीक है, किसी काम को करने के लिए, तो ये होता है इंजंक्शन। दूसरा है आपका इसी में क्या होता है इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर, ठीक है। इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर का मतलब होता है ये टेम्पररी ऑर्डर होता है कोर्ट का, जो टेम्पररी ही होता है, इसका कोई फिक्स्ड पीरियड नहीं होता, ठीक है। ट्रायल से पहले ही दिया जाता है। कोई जैसे मान के चलिए भाई मेरा भाड़ा नहीं दिया जा रहा था, कोर्ट बोलेगा कि भाई तुम उसका भाड़ा दे दो, इस महीने का खत्म करो, मैटर चलेगा तब देखा जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर है। अंतरिम आदेश बोलते हैं कोर्ट को, कोर्ट का जब मामला चल रहा होता है ना, तो कोर्ट को अगर कोई नेसेसरी ऑर्डर पास करना होता है किसी पार्टी के मतलब एप्लीकेशन पर कि भाई ये ऑर्डर पास होना चाहिए, जरूरी है, तो कोर्ट इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर के आधार पर वो पास कर देता है, ठीक है। तो इंजंक्शन का मतलब है किसी काम को रोकने के लिए, ठीक है। और इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर का मतलब है कि कोर्ट को ऐसा कुछ ऐसा लगता है कि नहीं ये ऑर्डर पास होना चाहिए, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं है कि किसी को रोकना है किसी काम के लिए, ऐसा नहीं होता है। उसमें कोई ऑर्डर कोर्ट को लगता है कि ये पास जो होना जरूरी है तो वो कर सकता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इंजंक्शन का एग्जांपल, ए शुड बी टू स्टॉप इलीगल कंस्ट्रक्शन ऑन हिज लैंड, he applies for a temporary injunction to stop the work until the court gives its final judgment, ठीक है। तो कोर्ट यहाँ पे टेम्पररी इंजंक्शन लगा सकता है कि भाई तुम यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं करोगे। इंजंक्शन दो टाइप के हो सकते हैं, एक टेम्पररी होता है, एक परमानेंट होता है। जो किसी काम को कोर्ट ने परमानेंटली रोक दिया है तो वो परमानेंट इंजंक्शन हो गया, और कुछ काम जो है कोर्ट टेम्पररी पीरियड के लिए रोक देता है तो वो टेम्पररी इंजंक्शन कहलाता है, ठीक है। और इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर तो आप समझ ही लिए, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया कि कोई घर का डिस्प्यूट था, वो रेंट नहीं दे रहा था, तो कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर के तौर पे बोला उसको कि भाई तुम इसको रेंट दे दो, ठीक है, बाकी मैटर तो चलता रहेगा, जिसके पक्ष में आएगा उसका जाएगा। तो ये होता है आपका इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11वां, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री अंडर सीपीसी। सीपीसी के अंदर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के बारे में पूछ रहा है आपसे। तो मैंने आप लोगों को बताया था जब पूरा अपन बेसिक कर रहे थे कि कोई भी कोर्ट जब कोई बंदा सूट फाइल करता है, सूट फाइल करने के बाद सामने वाले को समन भेजा जाता है,
समन भेजने के बाद सामने वाला रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है, ठीक है। फिर दोनों पार्टी अपना अपना गवाही लेके आता है, एविडेंस देता है, फिर कोर्ट में फाइनल आर्ग्यूमेंट होता है, फिर कोर्ट जो है जजमेंट देता है, ठीक है। जजमेंट देने के बाद कोर्ट डिक्री पास करता है। डिक्री का मतलब होता है कि किसके फेवर में गया है, क्यों गया है, ठीक है, क्या क्या एविडेंस है उसके सपोर्ट में, ये सारी चीजें डिक्री में लिखी होती है, ठीक है। जब वो डिक्री पास हो जाता है तो ये फिक्स हो जाता है कि ये बंदा जीत गया, ठीक है, और ये बंदा हार गया। जिसके फेवर में डिक्री पास होता है उसको डिक्री होल्डर कहा जाता है, जिसके अगेंस्ट डिक्री पास होता है उसको जजमेंट डेप्टर कहा जाता है, ठीक है। अब डिक्री होल्डर को डिक्री तो मिल गया, लेकिन उसको इन्फोर्स कैसे कराएंगे? डिक्री ही मिला है ना, कोर्ट ने बोला कि भाई ये प्रॉपर्टी सुजीत का है, तो कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया, डिक्री पास कर दिया। अब सुजीत को वो घर दे ही नहीं रहा है सामने वाला, ठीक है, वो बोल रहा है मैं नहीं दूंगा, तो कैसे होगा? तो उस डिक्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको फिर से कोर्ट में एक एप्लीकेशन करना होता है, ठीक है। फिर कोर्ट जो है आप एक ऑर्डर पास करता है कि भाई उसको बोलो उसका घर खाली करे और वो सुजीत को दे। अगर वो बंदा खाली नहीं कर रहा है तो कोर्ट उसको अरेस्ट भी कर सकता है, ठीक है, और कोर्ट उसके प्रॉपर्टी को अटैच करके नीलाम करके पैसा वसूल करके सामने वाले को भी दे सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कब होती है? जब डिक्री को एग्जीक्यूट कराना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो डिक्री के लिए कौन एग्जीक्यूशन का फाइल करेगा एप्लीकेशन? डिक्री होल्डर फाइल करेगा, बराबर, क्योंकि उसको डिक्री एग्जीक्यूट करके जमीन चाहिए ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इधर गया, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समरी सूट एंड देयर प्रोसीजर, यही है ना, एक सेकेंड ना, नहीं नहीं नहीं, 12वां सवाल है। एग्जामिन द प्रोविजन रिगार्डिंग सूट्स बाय इंडिजेंट पर्सन, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था 2 मार्क्स में, ठीक है, कि इंडिजेंट पर्सन कौन होता है। इंडिजेंट पर्सन वो होता है जिसके पास पैसा नहीं होता है, ठीक है, कोर्ट फीस भी जमा करने के लिए उसके पास पैसा नहीं होता है, तो वो सूट कैसे फाइल करेगा, ठीक है। तो एक और बात याद रखना, इंडिजेंट पर्सन को ही पॉपर पर्सन भी कहा जाता है, ठीक है, पॉपर, PAUPER, पॉपर, ठीक है। तो कोई ऐसा बंदा जिसके पास पैसा नहीं होता है कोर्ट में सूट फाइल करने के लिए, ठीक है, लेकिन उसको भी सूट फाइल करना है क्योंकि उसका एक प्रॉपर्टी फंस गया है, ठीक है, और उसके पास पैसा नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। कोर्ट जो है, जो भी अथॉरिटी रहेंगे उसको आदेश दे सकता है कि भाई आप इस बंदे को चेक करो कि सही में ये इंडिजेंट पर्सन है या नहीं है, कि झूठा आरोप वो कर रहा है कि भाई सरकारी वकील मिल जाए तो पैसा बच जाए, ठीक है। तो फिर उसका इंक्वायरी होगा, इंक्वायरी के बाद जो है पता चलेगा कि हाँ सही में ये इंडिजेंट पर्सन है, तो इंडिजेंट पर्सन है तो इसके बाद उसको सरकारी वकील मिलेगा और फिर उसका मैटर कोर्ट में लगाया जाएगा, ठीक है। अगर वो बंदा केस जीत जाता है तो जो भी कॉस्ट सरकार के द्वारा उसके एप्लीकेशन में लगाया गया होगा, जो भी कोर्ट फीस रहा होगा, सारा उसके अमाउंट से डिडक्ट कर लिया जाएगा। सवाल है हमारा समरी सूट्स एंड देयर प्रोसीजर, हाउ दे डिफरेंट फ्रॉम अदर सूट, ठीक है। समरी सूट जो है आपके ऑर्डर 37 में बताया गया है, ठीक है। ये जो समरी सूट होता है वो फास्ट ट्रैक प्रोसीजर होता है, इसमें कोई लॉन्ग मतलब क्या होता है, लंबा प्रोसीजर नहीं चलता है। जैसे आपको पता होगा चेक बाउंस का केस है, ठीक है, या कोई बिल ऑफ एक्सचेंज का केस है, उसमें क्या होता है, एक बंदा प्लेंटिफ होता है, उसने सूट फाइल किया, कोर्ट सामने वाले को समन करेगा, दोनों पार्टी की दलीलें सुनी जाएंगी, ठीक है, और कोर्ट डिसीजन लेगा कि भाई इसका चेक बाउंस इतना हुआ है, तुम इतना अमाउंट उसको दो, मामला खत्म, ठीक है। कितना शॉर्ट है, न इसमें तारीख पे तारीख, ठीक है। वैसे हमारे यहाँ पे तो तारीख पे तारीख होता ही है, समरी सूट भी 4 साल 5 साल चलता है, ठीक है, जबकि समरी सूट का नियम है कि भाई 6 महीने में रफा दफा करो, समझ रहे हो। तो ये है, तो समरी सूट का मतलब क्या है कि भाई कोई भी मामला है ना, तो आप फटाफट उसको मतलब सुलटाओ, खत्म करो। और ऐसे इसमें जो समरी सूट में जो है ना, मामले ज्यादा बड़े बड़े नहीं आते, किसी का पैसा किसी से क्लेम करना है वो वाला मामला आएगा, किसी ने किसी को कुछ अमाउंट दिए थे उसके बदले उसने कुछ बिल ऑफ एक्सचेंज दिया था, उसके खिलाफ हो सकता है, किसी ने किसी को चेक दिया था, चेक बाउंस हो गया, उसके खिलाफ हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों के लिए क्या है, समरी सूट का प्रावधान है। इसमें क्या होता है, प्लेंटिफ सूट फाइल करता है, ठीक है, कोर्ट सामने वाले को समन भेजता है,
सामने वाला अपीयर होता है, ठीक है। इसके बाद जो है कोर्ट दोनों का देख के इसके बाद जो है फैसला सुनाता है, जजमेंट और डिक्री पे आता है। हो गया फैसला, 3 से 4 स्टेज में मामला खत्म। तो ये होता है। अदर सूट से ये कैसे डिफरेंस है, तो अदर सूट में क्या होता है, अदर सूट में जो है सारे मैटर आ जाते हैं, प्रॉपर्टी खरीद बिक्री का या किसी के कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच का, समझ रहे हो। तो अदर सूट में तो सारी चीजें आ जाती है, लेकिन समरी सूट में क्या आता है इंपॉर्टेंटली, किसी का डेप्ट बाकी है या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कोई मैटर है तो ही आएगा, ठीक है। समरी सूट फास्ट ट्रैक कोर्ट में मतलब फास्ट चलता है, उसमें कोई मतलब लेंथी प्रोसीजर नहीं है। जबकि ऑर्डिनरी सूट में क्या होता है, बहुत सारे मतलब कंडीशंस लगाए जाते हैं, ये क्या बोलते हैं, अर्जेंटमेंट होता है, पार्टी आती है, विटनेस आते हैं, सारी चीजें होती है, ठीक है। ये जो आपका समरी सूट है ये बोलता है कि भाई कोई भी पार्टी है अपीयर हो, ठीक है, और फटाफट मामला खत्म हो, ठीक है। और जबकि ऑर्डिनरी सूट में क्या होता है, टाइपिकली 30 डेज फॉर रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। इस ये जो आपका है, वैसे तो हमारे भारत में नहीं होता है भाई, समरी सूट में भी महीने 2 महीने में ही फाइल करते हैं लोग। यहाँ पे दिया है ऑर्डिनरी सूट में 30 दिन में फाइल कर सकते हैं रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। लेकिन समरी सूट में 10 दिनों के भीतर आपको फाइल करना होता है। तो 10 दिन कहाँ होता है, सब तो महीने महीने लगा देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है मोस्टली डॉक्यूमेंट्री ओरल एविडेंस ओनली इफ ग्रांटेड, ठीक है। ये जो समरी सूट होता है इसमें ज्यादातर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही लगते हैं, क्योंकि उसमें पैसे का मामला रहता है ना। जबकि ऑर्डिनरी सूट में क्या होता है, ऑर्डिनरी सूट में फुल ट्रायल होता है, विटनेस आते हैं, टेस्टमनी होता है, ओरल गवाही ली जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर होती है। तो यही डिफरेंस है ऑर्डिनरी सूट में और समरी सूट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन डिक्री, टाइप्स ऑफ डिक्री एंड एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। तो डिक्री क्या होता है, मैंने बताया था कि डिक्री जो होता है एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है, किसी भी कोर्ट के द्वारा जब वो जजमेंट देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद वो डिटेल में जो सूट का कंट्रोवर्सी होता है उसके ऊपर अपने वो देते हैं जजमेंट कि भाई इस तरीके से इस पार्टी के फेवर में ये मामला जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका डिक्री। डिक्री में पार्टी के राइट हैं वो लिखे जाएंगे, राइट क्यों है वो लिखे जाएंगे, ठीक है। क्या क्या एविडेंस थे कोर्ट के पास ये लिखे जाएंगे। तो सारी चीजें डिक्री के अंदर होती है, कोर्ट ने वो डिसीजन क्यों लिया वो भी सारी चीजें उसके अंदर ड्राफ्टेड होती है, ठीक है। डिक्री कितने टाइप का होता है, डिक्री होता है 2 टाइप का, एक होता है प्रिलिमिनरी डिक्री, एक होता है फाइनल डिक्री। इसमें 3-4 दिया है लेकिन 3-4 होता नहीं, मेन 2 ही होता है, ठीक है। ये दोनों टाइम पास दिया है। मेन होता है प्रिलिमिनरी डिक्री। प्रिलिमिनरी डिक्री कब पास किया जाता है, जब कोर्ट के पास कोई मामला आए और कोर्ट को लगे कि यहाँ पे कोई मतलब प्राइमा फेसी, ठीक है, कोई डिसीजन लिया जा सकता है, तो कोर्ट उसके आधार पर डिसीजन ले सकता है। तो वो होता है आपका प्रिलिमिनरी डिक्री, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो मामला खत्म हो गया, नहीं, मामला शुरू होते ही कोर्ट को ऐसा लगा कि कोई ऐसा डिक्री पास करना चाहिए, ठीक है, तो वो कर सकते हैं, नहीं लगेगा नहीं करेंगे। तो प्रिलिमिनरी डिक्री का मतलब है शुरुआत में ही कोई मतलब डिक्री पास कर देना। फाइनल डिक्री का मतलब होता है कि पूरा मैटर कोर्ट ने देख लिया है, सारी चीजें कोर्ट के पास आ चुकी हैं, अब जो है कोर्ट जजमेंट देगा, इसके बाद डिक्री देगा। तो जब केस डिस्पोज करना होता है और तब जब कोई डिक्री आता है तो वो फाइनल डिक्री कहलाता है, ठीक है। ये मेन 2 ही होता है, ये तीसरा दिया है पार्टली फाइनल, ये सब नहीं होता, ठीक है। ये सब मैंने शायद चैट जीपीटी से लिया है इसीलिए बढ़ा चढ़ा के दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। तो डिक्री को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, एग्जीक्यूट करने के लिए आपको मैंने बताया था कि आपको कोर्ट को एप्लीकेशन करना पड़ता है कि सर हमारा डिक्री जो हुआ था पास वो अभी तक मुझे प्रॉपर्टी नहीं मिला है। तो कोर्ट जो है वो नोटिस को संज्ञान में लेकर सामने वाले को नोटिस भेजता है कि भाई तुमको प्रॉपर्टी देने में क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, ठीक है, नहीं है तो फिर वो भी बताओ, ठीक है। तो सामने वाला अगर प्रॉपर्टी नहीं देता है तो कोर्ट फिर उसके प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है, उस बंदे को अरेस्ट भी कर सकता है। अगर वो बंदा प्यार से दे देता है तो फिर वो डिक्री एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। अगर देखिए अब यहाँ पे दिया है डिक्री को एग्जीक्यूट कैसे कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो वो या तो उसको वो प्रॉपर्टी दे दिया जाए जिसपे उसका हक था, ठीक है,
अगर वो डिक्री हो, जो डेप्टर है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी देने से मना कर रहा है, नहीं दे रहा है, तो कोर्ट उसके प्रॉपर्टी को क्या कर लेगा, अटैच कर लेगा, और अटैच करके बेच के उसका जो भी पैसा रहेगा उसको दे दिया जाएगा। ठीक है। तीसरा कोर्ट क्या कर सकता है, वो सामने वाले को अरेस्ट करके जेल में डाल देगा, फिर उसके प्रॉपर्टी को उसको दे दिया जाएगा। ठीक है। और क्या कर सकता है कोर्ट, तो कोर्ट ये कर सकता है कि किसी बंदे को उसको उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोर्ट रिसीवर अपॉइंट कर देगा, और जब डिक्री पास डिक्री एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उस बंदे को प्रॉपर्टी दे दिया जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए अपनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज लॉ ऑफ लिमिटेशन, व्हेन कैन इट बी एक्सटेंडेड अंडर वेरियस प्रोविजन ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। तो लॉ ऑफ लिमिटेशन क्या है, लॉ ऑफ लिमिटेशन एक लिमिटेड पीरियड देता है किसी भी मैटर को प्रोसीड करने के लिए। ठीक है। आपको पता होगा जब लिमिटेशन एक्ट नहीं था 1963 से पहले, तो मामला लंबे लंबे समय तक चलता था। कोई मामला 20 साल, 30 साल, 40 साल, मतलब कोई लिमिटेशन ही नहीं था। तो लिमिटेशन एक्ट लाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि भाई कोई भी कोर्ट जो है कोई मैटर लेता है तो टाइम बाउंड हो। ऐसा नहीं है कि वो जिसको जब मन करे तब वो मैटर लेगा, जब मन करे तब नहीं लेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लिमिटेशन होना चाहिए कि भाई आपको 1 महीने के भीतर जजमेंट देना है, 1 महीने के भीतर दूसरे पार्टी को सुनना है। अभी मैंने बोला था ना कि 30 दिनों के भीतर डिफेंडेंट को रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना होता है। ये क्या है, ये लिमिटेशन है। अगर 30 दिनों के भीतर नहीं करेगा तो फिर इसको रीजन देना पड़ेगा। पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले आप 4 साल 5 साल रुक जाते थे रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के लिए, कोई बंदिश नहीं था। समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट के जरिए इन्फोर्स की गई और सब कुछ का टाइमलाइन सेट कर दिया गया कि भाई आपको आपके साथ कोई ग्रीवेंसेज हुआ है, आप 1 महीने के भीतर एप्लीकेशन सामने वाले को नोटिस दो, नोटिस से नहीं हुआ काम, कोर्ट के अंदर आ जाओ, एप्लीकेशन फाइल करो, एप्लीकेशन भेजते ही कोर्ट सामने वाले को समन भेज देगा। 30 दिनों के भीतर रिप्लाई नहीं आया तो कोर्ट उसको जो है वापिस से समन करेगा, नहीं आया तो एक्स पार्टी दे देगा। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सब लिमिटेशन के अंदर ही कवर की जाने वाली चीजें हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन कैन इट बी एक्सटेंडेड, कब कब लिमिटेशन एक्ट के अंदर आपका लिमिटेशन जो है एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ऐसा कोई सिचुएशन जो पार्टी के कंट्रोल से ऊपर था। ठीक है। जैसे मान के चलिए मुझे आज रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना था, आज लास्ट डेट था, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं नहीं जा पाया। ठीक है। तो मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं हॉस्पिटल के बेड से उड़ के सीधा कोर्ट में पहुंच जाऊंगा, बराबर। तो ऐसे परिस्थिति में जहां पे सफिशिएंट कॉज होता है वहां पे आपके लिमिटेशन को एक्सटेंड किया जाता है कोर्ट के द्वारा। ठीक है। जैसे कोई अभी जैसे मैंने बोला मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं गिर गया, तो अब मेरे हाथ में तो है नहीं वो सिचुएशन, तो यहाँ पे कोर्ट मेरे जो लिमिटेशन एक्ट के तहत समय मिला था उसको एक्सटेंड कर देगा कि ठीक है भाई आप ठीक हो जाओ तब आप फाइल करो। ठीक है। इसके बाद बोनाफाइड आपने एफर्ट लगाया फिर भी आपसे लेट हो गया तो भी कोर्ट माफ कर देगा। ठीक है। इसके बाद एक आपने आपके पास कोई मिस इन्फॉर्मेशन आई। ठीक है। जैसे मान के चलिए आज मेरे पास लास्ट दिन था, ठीक है, सूट फाइल करने का, और मुझे किसी ने बोला कि आज कोर्ट बंद है और मैं आज नहीं गया, तो ये क्या था, ये मिस इन्फॉर्मेशन था। तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट थोड़ी बोलेगा कि भाई नहीं तुम तो कल आए नहीं, तुम्हारा वो कल ही था लिमिटेशन एक्ट के तहत, अब मैं नहीं लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई ऑनेस्ट मिस्टेक हुआ है या मिस इन्फॉर्मेशन के कारण लिमिटेशन एक्ट के लिमिटेड को क्रॉस किया गया है तो कोर्ट उसको एक्सटेंड करके लेता है। इसके बाद है सीरियस रीजन, जैसे आप बीमार हो गए, अभी कोविड का लॉकडाउन हो गया था। ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट आपको सामने से एक्सटेंड करके दे देती है। तो ये सारी चीजें आपके लिमिटेशन एक्ट के तहत एक्सटेंड करने के प्रोविजन है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इशू ऑफ कमीशन, देयर पावर एंड प्रोसीजर। ठीक है। इशू, ये जो कमीशन होता है कब अपॉइंट किया जाता है, जब कोर्ट के पास कोई मैटर आता है। आपको पता होगा, ठीक है, कि कोई भी मैटर कोर्ट में आता है तो कोर्ट खुद से तो नहीं जा सकता है ना उस प्रॉपर्टी को चेक करने, जिसका डिस्प्यूट आया उनके पास खुद से वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी नहीं जा सकते हैं। अगर कोई पार्टीशन करना चाहता है तो खुद से कोर्ट उठ के जो जाएगा नहीं कि भाई चलो इस दोनों भाई के प्रॉपर्टी का बंटवारा करा के आए, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो कोर्ट उस समय पर जहां पे वो खुद नहीं जा सकते वहां पे एक एडवोकेट को हायर करते हैं। ठीक है। उसी को बोला जाता है कमीशन।
ठीक है। उस कमीशन को ये बोला जाता है कोर्ट के द्वारा कि भाई ये 2 विटनेस है, मुझे इसका गवाही चाहिए, मैं तो नहीं जा सकता और वो गवाह भी यहाँ नहीं आ सकता, तो आप जाके उसकी गवाही मेरे पास लेके आए, मतलब गवाही लेके आइए। कोई ऐसा पार्टीशन का मामला है, प्रॉपर्टी डिवाइड करने का मामला है, कोर्ट कमीशन अपॉइंट कर देगा, वो बंदा जाएगा, दोनों के प्रॉपर्टी को डिवाइड करके आ जाएगा, हो गया कोर्ट का काम। कोई इन्वेस्टिगेशन करना है जहां पे कोर्ट नहीं जा सकता, कोर्ट उसमें कमीशन अपॉइंट कर देगा, मतलब एक एडवोकेट को हायर कर लेगा, वो जाके इन्वेस्टिगेशन करके आ जाएगा। समझ रहे हो? कोई प्रॉपर्टी को बेचना है ऑक्शन में, ठीक है, उसके लिए भी कोर्ट कमीशन अपॉइंट कर सकता है कि भाई जाओ उस प्रॉपर्टी का मतलब सेल करा के फिर जो भी अमाउंट होगा लेके आ जाना। कोई मिनिस्ट्रियल एक्ट है जिसमें कोर्ट को जाना था, कोर्ट नहीं जा पाएगा, तो वहां पे भी कमीशन अपॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कोर्ट किसी बंदे को अपॉइंट करके 99% वो एडवोकेट ही होता है, उसको अपॉइंट करके वो काम कराते हैं, तो इसी को बोला जाता है इशू ऑफ कमीशन। ठीक है, अब ये जो कमीशन है उसके पास पावर क्या रहता है, वो गवाही ले सकता है, वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, वो प्रॉपर्टी का पार्टीशन करा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसके अंदर पावर रहती है। वो कोई विटनेस है उसको एग्जामिन कर सकता है, कोई डॉक्यूमेंट है उसको एक्सेस कर सकता है, किसी बिल्डिंग में एंटर कर सकता है। ठीक है, कोई कंप्लायंस नहीं करता है कोर्ट के ऑर्डर का, तो उसको भी कोर्ट के द्वारा पनिशमेंट दिला सकता है उससे। तो ये सारी चीजें उसके अंदर कवर की गई हैं। नेक्स्ट है इंटरप्लीडर सूट एंड देयर प्रोसीजर। इंटरप्लीडर सूट क्या होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं मलाड स्टेशन पे था, वहां पे मुझे एक सूटकेस मिला। ठीक है, उस सूटकेस में 5 करोड़ रुपए हैं। मैं घर लेके आ गया। 3 बंदा मेरे घर पे आया, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। तीनों बोल रहा है कि बैग ये मेरा है और मेरे 5 करोड़ है उसमें। ठीक है, अब मैं किसको दूं, मुझे तो पता ही नहीं है कि रियल ओनर कौन है। ठीक है, तो जब कोई ऐसा परिस्थिति क्रिएट होता है जहां पे प्रॉपर्टी जिसके पास है उसको ये नहीं पता होता है कि इसका रियल ओनर कौन है, ठीक है, और इसके क्लेम करने वाले 3-4 बंदे हैं, तो वो जो है सूट कोर्ट में फाइल कर सकता है कि सर आप इस मामले में हस्तक्षेप करें और कौन रियल ओनर है उसका पता करें और ये बैग उसको दें। ठीक है, तो इसी के लिए इंटरप्लीडर सूट फाइल किया जाता है। ठीक है, जब 3-4 क्लेमेंट हो, ठीक है, और कोई प्रॉपर्टी एक हो, तो उसमें कौन रियल ओनर है इसका पता करने के लिए इंटरप्लीडर सूट कोर्ट में फाइल किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कब किया जा सकता है, तो जब 2 या 3 आदमी किसी एक प्रॉपर्टी को एडवर्स क्लेम करें, ठीक है, तब किया जा सकता है। प्लेंटिफ का कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा तभी किया जा सकता है। मेरा उस बैग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा उस बैग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, फिर भी मैंने कोर्ट में सूट फाइल किया। क्यों? क्योंकि भाई जिसका है रियल ओनर वो अपना ले ले। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। नेक्स्ट है आपका एक्विजिशन ऑफ राइट बाय प्रिस्क्रिप्शन अंडर लिमिटेशन एक्ट। ठीक है, एक्विजिशन बाय प्रिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, मैंने इजमेंट एक्ट में भी बताया था कि 20 साल तक, ठीक है, ये जो प्रिस्क्रिप्शन वाला सीन है वो 20 साल तक लागू होता है। ठीक है, इफ समवन पीसफुली ओपनली एंड एज ऑफ राइट दी विदाउट इंटरप्शन एंजॉय एंड इजमेंट like access to light, air and pathway, water and water course for 20 years. ठीक है, the right becomes absolute and infeasible. The 20 years period must ended within 2 years before filing the suit. Interruption means a break of at least 1 year caused by someone else act to which the claimant has acquiesced. ठीक है, ये बोल रहा है ये जो है ना एक्विजिशन ऑफ राइट बाय प्रिस्क्रिप्शन, तो ये इजमेंट यहाँ पे अंडर लिमिटेशन एक्ट दे दिया है, ये गलत है। एक्विजिशन ऑफ राइट बाय इजमेंट एक्ट होता। ठीक है, ये सवाल गलत दे दिया है, ये प्रिस्क्रिप्शन लिमिटेशन में नहीं है कहीं। ठीक है, तो इजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि कोई भी बंदा 20 साल तक किसी रास्ते का यूज करते आ रहा है, या कहीं से उसको घर में रोशनी मिल रहा है, या कहीं से उसके घर में हवा आ रहा है, तो अचानक से कोई उसको अब बंद नहीं कर सकता है, रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो 20 साल अगर उसने उस राइट को एक्सरसाइज कर लिए तो उसका राइट बाय प्रिस्क्रिप्शन अंडर सेक्शन 25 ऑफ इजमेंट एक्ट मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिर से पूछ रहा है डिक्री क्या होता है, डिक्री काइंड्स ऑफ डिक्री क्या होता है,
और कंटेंट ऑफ डिक्री क्या होता है, तो डिक्री तो मैंने बता दिया था, कोर्ट का फॉर्मल एडजुडिकेशन होता है, ठीक है। डिक्री कितने टाइप का होता है, तो प्रिलिमिनरी होता है और फाइनल होता है। डिक्री का कंटेंट क्या होता है, तो डिक्री का कंटेंट क्या होगा, पार्टी का नाम रहेगा, ठीक है, उसके एड्रेस रहेंगे, किसने क्या क्लेम किया था उसका क्लेम रहेगा, ठीक है, और रिलीफ क्या कोर्ट ने दिया है वो सारी चीजें उसके अंदर रहेंगी। तो ये हो गया कंटेंट ऑफ डिक्री। एग्जीक्यूट कैसे कैसे होता है ये भी मैंने बताया था। एग्जीक्यूट कैसे होता है, या तो उसके प्रॉपर्टी को सामने वाले को दे दो, खत्म हो गया मामला, या तो उसके प्रॉपर्टी को अटैच करके बेच दो और उसको पैसे दे दो, हो गया एग्जीक्यूट। अगर वो बंदा प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है, अरेस्ट करके डिटेन कर लो, उसके प्रॉपर्टी को उसको दे दो, हो गया। अगर वो बंदा नहीं दे रहा है तो वहां पे कोर्ट अपना एक रिसीवर अपॉइंट कर ले और वो उस प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखेगा, डिग्री पास होती ही वो उसको दे देगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद लास्टली इसी में पूछा जा रहा है कि डिक्री और ऑर्डर में क्या फर्क है, ठीक है। तो डिक्री जो होता है कोर्ट जब ये करता है, पास करता है, तो उसमें राइट किसका होगा किसी प्रॉपर्टी पर और क्यों होगा ये उसमें तय होता है डिक्री में, ठीक है। लेकिन ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं होता, ऑर्डर में सिर्फ एक कोर्ट का फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है कि वो क्या दे रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया था इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर का कि भाई तू उसको रेंट दे दे, तो ये क्या है, ये एक तरीके का ऑर्डर है, ये फाइनल वर्डिक्ट है क्या, ये नहीं है, ये सिर्फ फॉर्मल ऑर्डर है कि भाई तू उसको रेंट दे देना, ठीक है। तो डिक्री जो होता है वो फाइनल होता है और किसी पार्टी के राइट को डिटरमाइन करता है वो, ठीक है। जबकि ऑर्डर एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है कोर्ट का। डिक्री क्या है, डिक्री किसी प्लेंट के आधार पर अराइज होता है, ठीक है, जो सूट आप फाइल में कोर्ट में फाइल करते हैं। जबकि ऑर्डर जो है मे अराइज फ्रॉम अ सूट और एप्लीकेशन और पिटीशन, ऑर्डर किसी सूट में भी दिया जा सकता है, कोई आप फॉर्मल एप्लीकेशन करते हो उसमें भी हो सकता है, और ऑर्डर कोर्ट पिटीशन के आधार पर भी दे सकता है, ठीक है। डिक्री में क्या होता है, डिक्री में सब्सटेंटिव राइट ऑफ पार्टी डिटरमाइन किया जाता है कि भाई इस प्रॉपर्टी पे इस पर्टिकुलर व्यक्ति का ही अधिकार होगा क्योंकि इसी के पास सारे एविडेंस है, ठीक है। जबकि ऑर्डर जो होता है वो प्रोसीजरल और इंटरलोक्यूटरी मैटर में पास किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं इसके अंदर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20वां सवाल आज के लिए। डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इज देयर एनी एग्जम्पशन फ्रॉम अरेस्ट एंड पर्सनल अपीयरेंस, ठीक है। तो हाँ पर्सनल अपीयरेंस होता है किसी किसी केस में, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि गवर्नमेंट के खिलाफ या गवर्नमेंट को अगर किसी को केस करना है तो कैसे होगा। तो सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट के बारे में सेक्शन 79 में दिया हुआ है। इन सूट इन्वॉल्विंग द गवर्नमेंट द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी मस्ट बी नेम्ड, ठीक है। जिसके खिलाफ आप कर रहे हैं तो उसका नाम जरूरी है। अगर यूनियन ऑफ इंडिया का कर रहे हैं तो यूनियन ऑफ इंडिया, अगर स्टेट को कर रहे हैं तो स्टेट, ठीक है। उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे उनका भी नाम मेंशन होगा, ठीक है। सेक्शन 80 बोलता है नोटिस बिफोर सुइंग द गवर्नमेंट, मैंडेटरी नोटिस बिफोर फाइलिंग अ सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी, ठीक है, इन एन ऑफिशियल कैपेसिटी ए 2 month प्रायर नोटिस मस्ट बी सर्व, ठीक है। अगर आपको किसी गवर्नमेंट के ऊपर केस करना है, सूट फाइल करना है, तो 2 महीना पहले ही आपको नोटिस देना होगा। कंटेंट ऑफ नोटिस, द नोटिस शुड डिटेल द कॉज ऑफ एक्शन, रिलीफ साउट एंड प्लेंटिफ पर्टिकुलर, ठीक है। जिस प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया उसका पूरा डिटेल, क्यों उसने सूट फाइल किया उसका पूरा डिटेल, और उसको रिलीफ क्या चाहिए, ये सारी चीजें उसके अंदर कवर की गई होंगी नोटिस के अंदर। Exception, in cases of urgency the court may permit the suit to filed without such notice provided the government is given a reasonable opportunity to respond before the any relief is granted, ठीक है। अगर कोई अर्जेंट मैटर है, ठीक है, जिसमें आपको आज सूट अचानक से फाइल करना है गवर्नमेंट के खिलाफ, तो ऐसा कोई अर्जेंसी रहेगा तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 2 मंथ मतलब नोटिस दे के ही रखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अर्जेंसी है तो कोर्ट आपकी बात सुनेगा, आपका जो है सूट कोर्ट ले लेगा, और लेकिन उसमें गवर्नमेंट को पूरी आजादी रहेगी कि वो जब चाहे मतलब जितने जल्दी चाहे अपना रिस्पॉन्ड जो भी उनको देना है वो दे सकते हैं, तभी जाके कोर्ट उसमें कोई रिलीफ ग्रांट करेगा, ठीक है। एग्जम्पशन फ्रॉम अरेस्ट एंड पर्सनल अपीयरेंस, सेक्शन 18(1) में दिया हुआ है
ए पब्लिक ऑफिसर सूड फॉर एक्ट डन इन ऑफिशियल कैपेसिटी इज नॉट लायबल टू अरेस्ट। ठीक है, अगर कोई भी बंदा मतलब ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा था, ठीक है, तो उसके आधार पर उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उसमें उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है, और उसके प्रॉपर्टी को भी अटैच नहीं किया जा सकता जब तक कोर्ट का कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं आता। पर्सनल अपीयरेंस की बात रही तो इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द ऑफिसर कैन नॉट एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम हिज ड्यूटीज विदाउट डिट्रीमेंट टू पब्लिक सर्विस इट मे एग्जेम्प्ट हिम फ्रॉम अपीयरिंग इन पर्सन। ठीक है, अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल है, उनके वो कहीं भागेंगे नहीं, वो अपने ड्यूटी पे हैं, ठीक है, तो कोर्ट ऐसी परिस्थिति में उसका पर्सनल अपीयरेंस माफ कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके जगह पे उसका वकील भी कोर्ट में अपनी हाजिरी लगा सकता है। ठीक है, एग्जम्पशन फ्रॉम अरेस्ट तो हो ही गया था। इसके बाद है नेक्स्ट एग्जम्पशन फ्रॉम अरेस्ट अंडर सिविल प्रोसेस। अगर कोई सिविल मामला है तो जुडिशियल ऑफिसर, जजेस, मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल ऑफिसर आर नॉट लायबल टू अरेस्ट अंडर सीपीसी। ठीक है, प्रिसाइडिंग इन रिटर्निंग फ्रॉम देयर कोर्ट। इसके बाद है सेक्शन 82 एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। तो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में है ए डिक्री अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक ऑफिसर in official capacity cannot be executed until it remains unsatisfied for 3 months from the date of the decree. Purpose: the period allows the government or public officer time to comply with the decree voluntarily. ठीक है, जब कोर्ट कोई डिक्री पास करता है किसी स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ या पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ, तो 3 महीने तक जो है उनको टाइम मिलता है कि वो डिक्री को सामने से एग्जीक्यूट करे। ठीक है, अगर वो सामने से एग्जीक्यूट नहीं करते हैं तो फिर जो है कोर्ट उसको डिक्री को एग्जीक्यूट कराएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर कवर की गई थी। यहां तक में किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।